हो सकता है पाकिस्तानी अच्छे होंगे, लेकिन आप जिनसे मिले हो आपको कैसे लगे वो पाकिस्तानी? बोलते ही नहीं थे। खून वून निकला हुआ था थोड़ा। हाँ। कुछ 2-4 जले हुए मिले तो बोलते नहीं थे। फिर डॉक्टर ने बोला सर पल्स नहीं चलती इनकी। तो राम मेरे प्यारे युवानों की हालचाल मजामा, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पेट्रियोट में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। जब भी मैं आतंकवादी से लड़ते थे, मारते थे हम, तो जब भी वो बुरी तरह से घायल हो जाता था तो मैं प्रयास करता था कि उसके आगे ना मारूं। मतलब उसकी डेथ को मैं थोड़ा लंबा, बड़ी इजी, गिर चुका है तो एक और मारना खत्म हो जाएगा। और मैंने कहा थोड़ी देर इसके सांसें और चलने दो। आई वॉन्टेड टू सी हिज डेथ। नॉट, मैं कोई सैडिस्टिक आदमी नहीं हूं, मैं उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता था। और जयेश, मैं हर बार देखा मैंने, हर व्यक्ति मृत्यु के जितना नजदीक जाता है, किसी को थोड़ा पहले, किसी को थोड़ा बाद में, बट बिफोर दैट मोमेंट ऑफ डेथ, मृत्यु के उस लास्ट क्षण के पहले सब क्लियर हो जाता कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। टेररिस्ट के साथ भी ये होता है? सबके साथ होता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या भाई, सच में बहुत ही खतरनाक लोग हैं ये तो। आतंकवादियों के लिए आतंकवादी हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखते हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द, कैसे शब्द कहाँ बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती है? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसिडर करती हैं? किसकी गोदी में बैठती हैं? आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं। और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट कर। ये इस तरह आरजेडी की प्रवक्ता का, जैसे ही अभी जीबी रोड से छूट कर आई और आते ही सीधे आरजेडी की प्रवक्ता बन गई हो। बुलडोजर जस्टिस पर आपका क्या विचार? मेरे विचार का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास ना बुलडोजर है ना कुछ है। मैं तो गृह मंत्रालय देखता हूँ, देश की सीमाओं की सुरक्षा करता हूँ। जिनका काम है वो देखे। सही बात है भाई, बुलडोजर से अमित शाह जी को क्या लेना देना, वो तो योगी जी का डिपार्टमेंट है। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा। और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया देश? हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, आज हमारे देश को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। नहीं, गरबा में कोई परेशानी नहीं है। जिनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आएं, अपने भाई को भी लेकर आएं, अपनी माँ को भी लेकर आएं, अपने चाचा को भी लेकर आएं, अपने बाप को भी लेकर आएं। और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। जब गरबे होते हैं तो बहुत से मुस्लिम भाइयों को भाईचारा याद आता है और भाईचारा निभाने के लिए गरबे में चले जाते हैं। अगर इतना ही भाईचारा निभाने की याद आती है गरबों के समय पर तो अकेले मत आया करो, अपनी बहनों को भी साथ ले आया करो, भाईचारा और भी ज्यादा मजबूत होगा। मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि ये जो वोट चोरी की बात है ये नीचे तक जा रही है। साधारण लोग कह रहे हैं हाँ भाई मामला तो गड़बड़ है। बीजेपी के सपोर्टर जो जाके दोबारा शायद वोट बीजेपी को ही देंगे वो भी कह रहे हैं यार कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं।
क्योंकि ये चीज़ नीचे तक जा रही है। और सवाल उसी का है। कोर्ट कचहरी ये कहना कि आप कोर्ट जाइए, एफिडेविट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। पब्लिक परसेप्शन इसके साथ सिंक कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है, और इस हद तक राहुल गांधी अभी तक सफल हुए हैं। और कौन सा वोटर है ये, कौन सा नागरिक है, किस तरह के लोग हैं जो इस थ्योरी पे यकीन कर रहे हैं? देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक तो जो इन एनी केस बीजेपी को शक की निगाह से देखते हैं, उनके मन में तो वैसे ही आ गया है। लेकिन जो बीच का वोटर है उसको भी लग रहा है कि यार हो ना हो गड़बड़ तो कुछ हो रही है। जो बाउंड्री की दीवार पर बैठा हुआ है, कूद नहीं रहा है, बस बैठा हुआ है, जो बैठ के कहता है हाँ वैसे तो मोदी जी ठीक है, लेकिन ना कुछ तो ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जो कल तक व्हाट्सएप के ऊपर आपसे लड़ने को तैयार होता था मोदी जी के नाम पे, लेकिन आजकल चुपचाप बैठा हुआ है, आजकल कुछ बोल नहीं रहा है। उन सब के मन में वोट चोरी। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वोट चोरी का प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है और ये कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि कोर्ट ये जब जाएंगे तो ये जो एविडेंस जनता को दिखाकर गुमराह कर रहे हैं, ये एविडेंस इनके कोर्ट में नहीं चलेंगे, वहाँ इन्हें रद्दी समझकर फेंक दिया जाएगा। इस बार हम 4 सीटें जीतने वाले हैं। वैसे भी आज एक हाइड्रोजन बॉम्ब का धमाका हो रहा है, जब मोदी जी को ऐसी गिफ्ट मिलेगी कि शायद वो अगली बार अपना जन्मदिन मनाना भूल जाएं। एक आज राहुल गांधी देने वाले हैं और कल NSUI की 4 सीट जीतकर हम एक और उन्हें बर्थडे गिफ्ट देंगे। अच्छा जी। बैठी, आपके फादर आए हैं। दिल्ली की ABVP को बड़ी जीत मिली है। 4 में से 3 पद ABVP के खाते में गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको, जब मोदी जी को ऐसी गिफ्ट मिलेगी कि शायद वो अगली बार अपना जन्मदिन मनाना भूल जाएं। कल NSUI की 4 सीट जीतकर हम एक और उन्हें बर्थडे गिफ्ट देंगे। ABVP को बड़ी जीत मिली है। बेचारा छोटा हाथी कूदता ही रह गया, इसीलिए कहते हैं कि समय से पहले नहीं भौंकना चाहिए। तो मीरा भाईंदर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या की घटना सामने आई है। वो बुजुर्ग व्यक्ति की मिसिंग कंप्लेन काशीमीरा पुलिस स्टेशन में 16 सितंबर को लिखाई गई थी। बुजुर्ग व्यक्ति का नाम विट्ठल बताया जा रहा है। 17-18 तारीख को बुजुर्ग के परिजन और पुलिस दोनों मिलकर उनकी तलाश में जुटे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। फिर उसी दौरान एक सस्पेक्टेड सीसीटीवी फुटेज मिलता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति एक सलून में जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आते हैं। ये घटना मुंबई की है, जहाँ पर एक बुजुर्ग अपना हेयर कट कराने के लिए सैलून में जाते हैं और उनके गले में एक मोटी सी सोने की चैन पड़ी हुई होती है। और जो सैलून का संचालक होता है अशफाक, जब वो बुजुर्ग के हेयर कट कर रहा होता है तब उसकी नजर गोल्ड की चैन पर पड़ जाती है। और उसके बाद अशफाक भाईजान बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या करते हैं, उनकी गोल्ड की चैन उतारते हैं, उनकी डेड बॉडी को नाले में फेंक देते हैं। हम जैसे क्रिएटर आपको बार बार बताते रहते हैं कि इस कॉम से जितना हो सके उतनी उचित दूरी बनाकर रखें, लेकिन जो भाईचारे का कीड़ा हमारी गहराइयों में इतना घुसा हुआ है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अशफाक ने इस बुजुर्ग को सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की चैन के लिए नहीं मारा है। अशफाक ने सोचा गोल्ड की चैन भी मिल जाएगी, एक काफिर को भी मार दूंगा, साथ ही साथ 72 हूरों का भी इंतजाम हो जाएगा। बाकी कहाँ अगला नंबर आपका भी हो सकता है यदि भाईचारे का कीड़ा आपकी गहराइयों से नहीं निकला। हमारे देश में भाभी माँ थी, अब भाभी जान हो गई। भाभी माँ समान होती है। अब लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे समान होती है। ये सब बातें आती हैं। एक वक्त था, एक शब्द आया अरब कंट्रीज, जो इतनी बोलचाल की भाषा में रम गया कि अभी इस पॉडकास्ट में मेरे ख्याल से 2 बार तो आप बोल चुके हैं। वो शब्द है औरत। औरत शब्द का कोई दूसरा मतलब नहीं होता है सिवाय एक लौते मतलब का, और वह है वजाइना। महिला का गुप्तांग को औरत कहते हैं, और हम लोग इस शब्द को यूज करते हैं, हमको मालूम ही नहीं है। मैं सर्च करता हूँ, प्लीज कीजिए। बट इसमें डिक्शनरी में तो नारी स्त्री वो कह रहे हैं। नहीं, आप उसका लिटरल मीनिंग देखिए, नग्नता प्रॉपर आपको मिलेगा। जन्नांग दोष और नग्नता। अब आप सोचिए कि इस शब्द की वजह से आज भी उस तरीके के देशों में आप जो कह रहे थे, औरत शब्द मूल रूप से अरबी शब्द औरह से आया है, जिसका अर्थ है दोष, अपूर्णता, गुप्तांग, यौनांग, जन्नांग। औरत शब्द का सटीक अर्थ होता है योनि, यानी कि महिला का गुप्तांग। यदि आप भी किसी महिला के लिए औरत शब्द का यूज कर रहे हैं तो आज से ही यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें ये सब नहीं सिखाती है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी, नोटिफिकेशन नहीं आई हो, तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी बस देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। क्या न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी का जिक्र हिंदू हिस्ट्री में पहले हो रखा है? व्हाट? कहाँ? सबसे पहले महाभारत में ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों का जिक्र हुआ है। उनमें लिखा है कि इन अस्त्रों का इम्पैक्ट इतना था कि जमीन बंजर हो जाए, जल जहरीला और जीवन खत्म। सेम इम्पैक्ट जो आज के न्यूक्लियर वेपन्स करते हैं। एग्जैक्टली। फिर आते हैं सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग वॉर के बाद हिंसा का त्याग किया और बनाई एक रहस्यमयी समिति, जिन्हें आगे चल के द 9 अननोन मैन कहा गया, जिनका मकसद था ऐसे मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स के पीछे की साइंस और टेक्नोलॉजी को दुनिया से छुपा के रखना, जब तक उनके अंदर समझना तैयार हो जाए। इसका मतलब उस टाइम पे भी ये न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी? एग्जैक्टली। लेकिन इन सब बातों का एविडेंस कहाँ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो में। व्हाट? कहते हैं मोहनजोदारो को ओवरनाइट डिस्ट्रॉय कर दिया गया था।
रिसर्चर्स को लगता है कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। सच में? हाँ, रिसर्चर्स को वहाँ से 40 से ज़्यादा लोगों के स्केलेटन्स मिले थे। उनका कहना है कि इनकी बोन्स में जो रेडिएशंस हैं वो अनयूजुअली हाई थे बेस लेवल से। उसके अलावा रिसर्चर्स को यहाँ पे विट्रिफाइड रॉक्स भी मिली है और रिसर्चर्स का कहना है कि इन रॉक्स का विट्रिफिकेशन तभी पॉसिबल है जब वहाँ का टेम्परेचर गया हो 2700 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे न्यूक्लियर लेवल का ब्लास्ट हुआ हो। ओह माय गॉड। क्यों लगता है तुझे कि ओपनहाइमर जैसी पिक्चर में महाभारत के टाइम के कोट्स यूज हुए होंगे? अरे हाँ, ये तो सिर्फ 0.0001% प्रूफ बचे हैं, जिनको भी अगर तू कनेक्ट करेगा तो तुझे रियलाइज होगा कि हम लोगों के पास ये न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की नॉलेज सबसे पहले थी और हम ही लोगों से आगे चल के नॉलेज और टेक्नोलॉजी छीन ली गई थी। इतिहास पे मिट्टी डालने से इतिहास छुप नहीं जाता अमित। वक्त आ गया है भारत को उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिलाने का।